हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने जूल थॉमसन इफेक्ट स्टार्ट किया था और उसमें जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था वहाँ पे। इसके बाद जो है हमने जूल थॉमसन कोफिशिएंट भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, अब जैसा कि मैंने कहा था कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन जो है वो गैसों के लिक्विफिकेशन के लिए यूज में आता है। कल तक हमने कहाँ तक देखा था, जूल थॉमसन कोफिशिएंट देखा था, क्या होता है म्यूजिटी से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रेशर में चेंज के साथ टेम्परेचर में चेंज होता है एट कांस्टेंट एंथैल्पी, तो उसे हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहते हैं, जिसे म्यूजिटी से बताते हैं। म्यूजिटी पॉजिटिव है तो कूलिंग होगी, म्यूजिटी नेगेटिव हो रही है तो वार्मिंग होगी, अगर जीरो है तो ना तो कूलिंग होगी ना ही वार्मिंग होगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब जो है मैंने कहा कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जूल थॉमसन जो एक्सपेंशन हमने पढ़ा लास्ट क्लास में इज यूज्ड फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों के द्रवीकरण के लिए जूल थॉमसन एक्सपेंशन का यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, अब हमने कल पढ़ा था, एक और पॉइंट मैंने बताया था इन्वर्जन टेम्परेचर का, तो हमें यहाँ पे देखना है कि इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है। इन्वर्जन टेम्परेचर या फिर हिंदी में आप इसे कहते हैं व्युत्क्रम ताप। व्युत्क्रम ताप, ठीक है। व्युत्क्रम ताप को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हर गैस का जो है, प्रत्येक गैस का जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके नीचे एक्सपेंशन करवाने पर वो गैस ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईच गैस हैज a certain temperature, value, certain temperature value below which if we expand that gas, cooling will occur, कूलिंग हो जाएगी, ठीक है। हर गैस का एक निश्चित ताप का मान होता है, हर गैस के लिए एक निश्चित ताप का मान होता है जिसके नीचे उस गैस को एक्सपेंड करवाने पर, बिलो विच इफ वी एक्सपेंड दैट गैस कूलिंग विल अकर, उस गैस को एक्सपेंड कराने पर कूलिंग या फिर शीतलन हो जाता है। हिंदी में इसे कहे तो आप डेफिनेशन लिख लेना इसकी, प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है जिसके नीचे ही वह प्रसारित करने पर शीतल होती है, वो क्या कहलाता है, इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। मैंने जो अभी बोला है वो लिख लेना आप, वीडियो को आप चाहो तो वापस से देखना, रिवाइज करना इसको भी, ठीक है। ओके, इन्वर्जन टेम्परेचर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2A/RB। ओके, A और B यहाँ पे क्या है, A और B यहाँ पे वैन डर वाल्स कांस्टेंट है, जैसे कि आपने गैस स्टेट में पढ़ा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। A और B यहाँ पे क्या होते हैं, वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स है, ठीक है। 2 यहाँ पर जो है वो नॉर्मल आपका कांस्टेंट है, R यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट है, R यहाँ पे आपका गैस कांस्टेंट है, और Ti यहाँ पर जो है वो इन्वर्जन टेम्परेचर है,
Ti यहाँ पर इन्वर्जन टेम्परेचर है। क्लियर है इतना? ठीक है, ओके। अब जो नॉर्मल गैसेस होती है, जैसे कि जो कॉमन गैस होती है, आप फर्स्ट ईयर में गैसेस स्टेट में पढ़े होंगे, CO2 हो गई, O2 हो गई, N2 हो गई। इनका क्या होता है कि व्युत्क्रम ताप अधिक होता है, इनका इन्वर्जन टेम्परेचर अधिक होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इनका व्युत्क्रम ताप क्योंकि अधिक होता है, इसलिए ये इजीली इनका लिक्विफिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, और अगर इजीली लिक्विफिकेशन पॉसिबल है तो इनके लिए जूल थॉम्सन इफेक्ट जो है वो क्या होगा? जूल थॉम्सन इफेक्ट इनके लिए पॉजिटिव होगा। जूल थॉम्सन इफेक्ट इनके लिए पॉजिटिव होगा। जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या होगा? इनके लिए पॉजिटिव होगा। क्यों? देखो, क्योंकि CO2, O2 जैसी गैसेस, जैसे हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं, इनका इन्वर्जन टेम्परेचर काफी अधिक होता है। मान लो, फॉर ऐसे ही समझाने के लिए बता दूं कि CO2 वगैरह के गैस का मान लो इन्वर्जन टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है। और दूसरी अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे आपके, तो ये मान लो कि H2, ओके, ये H2 और हीलियम, राइट, और यहाँ पे मान लो कि लिक्विफिकेशन हो रहा है, इस टेम्परेचर पर लिक्विफिकेशन हो रहा है, लिक्विफिकेशन पॉसिबल है इस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि इसका CO2 का और O2 का और N2 का जो है वो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर, और हमारी जो डेफिनेशन कह रही है कि इस इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे ही आपको इसे एक्सपेंड करना है, तभी कूलिंग हो पाएगी। तो यहाँ तो क्या होता है, इनका क्योंकि इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए इसके नीचे जो है कूलिंग करना पॉसिबल होता है, कूलिंग करना पॉसिबल होता है। मान लो कि इनका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, या फिर जो है मान लो कि 20 हुआ, या मतलब कि पॉजिटिव में अच्छा खासा जो है इनका टेम्परेचर है, तो इसके नीचे टेम्परेचर गिरा के आप अगर एक्सपेंशन कराए तो वो नॉर्मली पॉसिबल है। और उस केस में फिर आपको जूल थॉम्सन इफेक्ट कैसा मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। पॉजिटिव कब मिलता है? जब कूलिंग होती है। ठीक है, बट H2 और हीलियम जैसी गैसेस के केस में क्या होता है कि इनका इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो होता है, बहुत ही ज्यादा लो होता है, जिस वजह से अब कितना टेम्परेचर गिरा पाओगे? गिराना होगा, एक्सपेंशन कराना होगा, तो और ज्यादा टेम्परेचर जो है वो ले जाना होगा, पर इनका खुद का इन्वर्जन टेम्परेचर इतना कम होता है कि आप इस इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे जो है वो गैस को एक्सपेंड करा ही नहीं सकते, या फिर इस टेम्परेचर के नीचे गैस को एक्सपेंड कराने पर लिक्विफिकेशन या फिर कूलिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इनका जो जूल थॉम्सन इफेक्ट होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। इनका जूल थॉम्सन इफेक्ट नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग पॉसिबल ही नहीं है एक्सपेंशन को यूज करके, राइट, क्योंकि इनका ऑलरेडी मान लो कि ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -45 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ तक इनका जो है वो टेम्परेचर होता है इन्वर्जन। अब इसके नीचे और आप इसको क्या ले जाके इसका एक्सपेंशन कराओगे, राइट? तो इसके लिए हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस का जूल थॉम्सन इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है। अब आप ये मत कह देना यहाँ पे जो है ये टेम्परेचर एग्जैक्ट नहीं है, मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। ठीक है, कि कितना हाई होता है, कितना लो होता है, इससे भी ज्यादा हाई हो सकता है। ठीक है, 5 तक भी हो सकता है, और इससे भी ज्यादा माइनस में भी हो सकता है। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट एग्जाम्पल दिया है। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि कौन सी जो नॉर्मल गैसेस होती है आपकी CO2, O2, उनके लिए जूल थॉम्सन इफेक्ट पॉजिटिव होता है क्योंकि उनका इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसों के लिए जूल थॉम्सन इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है क्योंकि इनका जो है वो इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका जूल थॉम्सन इफेक्ट वाला जो पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट। ओके, चलो इसे अच्छे से पढ़ना, कोई भी डाउट आए तो मुझे पूछ लेना। ओके, चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ QNDE and del H for expansion of an आइडियल गैस। किसी आइडियल गैस के लिए आपको एक्सपेंशन करवाना है, उसके लिए फिर आपको क्या निकालना है, W, Q, DE और डेल H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कब, जब क्या हो रहा हो, एक्सपेंशन हो रहा हो तब। उसमें भी फिर पहली कंडीशन लगा देते हैं कि एक्सपेंशन भी कैसा हो रहा हो, जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा हो तब बताओ कि इनकी वैल्यू क्या होगी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तब बताओ कि इनकी कैलकुलेशन क्या होगी। हिंदी में आप इसे कहे तो ये होते हैं समतापी प्रसार। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी। देखो, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा जो है वो देखना पड़ेगा। इस तरीके से मान लो ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे रुको, इसमें ना थोड़ा सा इसे सही से बनाते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक लगा देते हैं हम पिस्टन। इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा, बस रुकिए। ये लगाया हमने पिस्टन, राइट। ये है हमारा पिस्टन और यहाँ पे इसके अंदर क्या भर रखी है, गैस भर रखी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, गैस भर रखी है हमने, राइट। और ये इस गैस का जो प्रेशर है वो कितना है, P है। और इनिशियली बाहर वाली गैस का प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, वो भी किसके बराबर था, P के बराबर था। जब स्टार्ट किया है हमने एक्सपेरिमेंट, तो जो सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है उसका प्रेशर भी कितना है, P है। और जो एक्सटर्नल प्रेशर है, सराउंडिंग से जो प्रेशर लग रहा है वायु का, वो भी कितना है, P है। अब हमें निकालना है वर्क। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं कैलकुलेशन फॉर वर्क, तो कैलकुलेशन फॉर वर्क में वर्क कहाँ हो रहा है, देखो कैलकुलेशन फॉर वर्क। अब क्या करें, यहाँ पर ये जो बाहर वाला P है, ठीक है, जो प्रेशर अंदर वाले गैस के प्रेशर के बराबर है, तो बाहर वाले प्रेशर को मैं dP कम कर दूं। क्या कर दूं, dP कम कर दूं। बाहर वाले प्रेशर को, प्रेशर एक्सटर्नल जो है उसको dP कम कर दूं। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये गैस का प्रेशर P से बाहर की, अंदर का प्रेशर बाहर की तुलना में ज्यादा होगा, क्योंकि बाहर dP प्रेशर कम है। तो अंदर का प्रेशर बाहर की तुलना में जब ज्यादा होगा तो ये अंदर वाली गैस क्या करेगी, इस पिस्टन को बाहर की तरफ धकेलेगी। जैसा कि हम सब जगह पढ़ते आए हैं, पिस्टन कैसा है, घर्षण रहित है। ठीक है, ओके। तो ये जब बाहर की तरफ धकेलेगी, मतलब कि क्या होगा, इसका गैस का यहाँ पे अंदर एक्सपेंशन हो रहा है। गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। अंदर वाली गैस का एक्सपेंशन होगा, प्रसारित होगी, तभी तो वो इसको धकेल पाएगी बाहर। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन हो रहा है। और ये जब सारी प्रक्रिया हो रही है, उस टाइम पे हमने टेम्परेचर कहाँ क्या रखा है, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। टेम्परेचर में कोई बदलाव ना तो किया है ना होने दिया है। ठीक है, तो टेम्परेचर जब हमने प्रेशर रखा, कांस्टेंट रखा है, उस टाइम पे एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये कह रहा है कि बताओ वर्क क्या किसके बराबर होगा। जो एक्सपेंशन में तो वर्क करना पड़ता है, ठीक है, कोई ना कोई कार्य हुआ है तभी तो एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन के लिए वर्क हुआ है, तो वो कितना हुआ है वो बताओ। तो यहाँ पे आप सिंपली बता सकते हो इजीली। देखो वर्क कितना हुआ होगा,
यहाँ पे वर्क हुआ है P, देखो P तो प्रेशर था, ठीक है, और इनिशियल जब यहाँ पे हमने dP कम नहीं किया था तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था, इनिशियल वॉल्यूम किसका, इस गैस का इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V1 था, ठीक है। और जब हमने dP प्रेशर कम कर दिया उसके बाद जब इसका एक्सपेंशन हो गया तो वॉल्यूम क्या हुआ, जो फाइनल होगा हमारा, तो वो फाइनल जो एक्सपेंशन के बाद वॉल्यूम मिला हमें, वो फाइनल वॉल्यूम क्या था, वो फाइनल वॉल्यूम हमारा V2 था। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि जो W होता है, जो वर्क होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, W की जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है जो IUPAC द्वारा दिया गया है उसका होता है -PdV, ठीक है, ये है। अब क्या हुआ है, हम कह रहे हैं कि एक्सपेंशन हुआ है, यानी कि वर्क बाय द सिस्टम हुआ है ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग की तरफ धकेला जा रहा है, ठीक है। तो वर्क बाय द सिस्टम हुआ है ऑन द सराउंडिंग, तो उस केस में वर्क कैसा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव हुआ है, ठीक है। तो आपके पास W की वैल्यू क्या आ जाएगी, +PdV नहीं आ जाएगी, ठीक है। क्या ये W नेगेटिव है तो ये +PdV आ जाएगी, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा वर्क का, वो हो जाएगा PdV। पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, क्या कि ये प्रेशर तो dP कम करने पर वर्क बताओ, इनिशियली तो मत बताओ हमें, इनिशियली तो पता है कि कोई वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि बाहर का प्रेशर भी P है, अंदर का प्रेशर भी P है, तो कोई वर्क तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, कोई जो है वो कंप्रेशन नहीं होगा। तो जब dP कम हुआ उस टाइम उस प्रेशर पे हमें बताओ कि वर्क क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है यहाँ पे dP PdP dV के बराबर। क्लियर है। अब क्योंकि जो dP होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट सिमल चेंज, इनफाइनाइट चेंज इन प्रेशर, ठीक है। अब यानी कि इनफाइनाइट सिमल यानी अति सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है, अति सूक्ष्म परिवर्तन, ठीक है। तो ये अति सूक्ष्म है, तो क्योंकि ये अति सूक्ष्म की बात हो रही है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस वाले को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम फाइनली फिर लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे PdV, वर्क कितना हुआ, PdV, ठीक है। आप इसे वर्क इस तरह से भी लिख सकते हैं, चेंज के बराबर, राइट। ओके, क्लियर हुआ ना इतना कि वर्क किस तरह से आया। मैं फिर से एक बार समराइज कर लेती हूँ आपके लिए। देखो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाना है हमें, यानी कि ताप को कांस्टेंट रखना है, और सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है W की। आपने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर में एक घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन में जो गैस सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है उसका जो प्रेशर है वो कितना है, उसका प्रेशर आपके पास जो है वो है P, और बाहर वाले गैस का प्रेशर कितना है, बाहर वाला जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर वो भी कितना है, वो भी है P, इनिशियली तो P है, ठीक है। पर हमने क्या किया, इसको कर दिया dP कम बाहर वाले को, तो जब dP कम कर दिया एक्सटर्नल प्रेशर को तो अंदर वाले का प्रेशर गैस का ज्यादा हुआ, तो वो क्या करेगी, अब एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड करने में क्या हुआ, कोई ना कोई वर्क हुआ है, ठीक है। तो वो वर्क किसके बराबर हुआ है हमें पता करना है। तो इनिशियली जब ओनली P वॉल्यूम था, P प्रेशर था, तब तो जो है वॉल्यूम V1 था, पर जब dP प्रेशर कम किया गया तब वॉल्यूम क्या हुआ, एक्सपेंशन के बाद V2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यूज आपको मिल गई, एक्सपेंशन हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके। इसके बाद जो है एक फॉर्मूला होता है IUPAC द्वारा सजेस्टेड वर्क का, वो होता है W इज इक्वल टू -PdV। अब क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है तो यानी कि नेगेटिव वर्क हुआ है, ओके। एक्सपेंशन हुआ है, यहाँ पे वर्क बाय द सिस्टम हुआ है ऑन द सराउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्क हुआ नेगेटिव, तो W जो है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव लिखा जाएगा, ओके। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो कि ये -PdV था, W भी नेगेटिव है,
तो माइनस पीडीवी, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ गया पीडीवी। पर ये तो एक्चुअल में हमारे पास, इसको तो हम नहीं कह रहे हैं, सिंपल, ठीक है। हमें क्या निकालना है, चेंज के लिए निकालना है। जब प्रेशर जो है वो कम किया गया तो उसके लिए आप प्रेशर ये लिखेंगे, पर क्योंकि डीपी यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज है, अति सूक्ष्म परिवर्तन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ से। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, वर्क की पीडीवी के बराबर आ जाएगी। क्लियर हुआ इतना, ठीक है, ओके। अब ये तो हुआ वर्क की बात। इसमें ही वर्क को आगे और जो है एक पर्टिकुलर इक्वेशन आपको डिराइव करनी होगी। वो इक्वेशन आप यहाँ से कैसे डिराइव करेंगे, देखो ये तो हमने अभी नॉर्मल जो वर्क होता है वो जो इक्वेशन है उसके बेसिस पर, अगर आइडियल गैस के लिए आपको अगर 2 वॉल्यूम दे रखे हैं या फिर 2 प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर भी मैंने कहा वॉल्यूम 2 है, ठीक है, 2 वॉल्यूम दे रखे हैं और प्रेशर भी अगर 2 दे रखे हैं अलग अलग कंडीशन पे, जैसे कि पहले P था, उसके बाद P माइनस dP हुआ, तो इसे P को हम क्या कह सकते हैं, P1, और P माइनस dP को हम क्या कह सकते हैं, P2। यानी कि कोई भी प्रेशर दिया गया हो आपको, ठीक है, और 2 प्रेशर दिए गए हो, तो इसी आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए आइडियल गैस में जो है वो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे PV इज इक्वल टू RT, ठीक है, PV इज इक्वल टू RT। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, P की वैल्यू, क्योंकि उसे हमने पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी, ये लिखते हैं हम, ओके। तो P इज इक्वल टू RT बाय V, ये इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल W इज इक्वल टू P की जगह हमने क्या लिख दिया, RT बाय V और ये dV, ओके। तो इसी को हम जो है अगर dV बाय V लिखे तो क्या होता है, वो बराबर होता है d ln V के, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम d ln V, ओके, dV बाय V किसके बराबर है, d ln V के बराबर है। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 4। तो इक्वेशन 4 का इंटीग्रेशन लेने पर ठीक है। अब इंटीग्रेशन भी लोगे तो यहाँ पे वैल्यू देखो कि क्या है, यहाँ पे वेरिएबल, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है आइसोथर्मल कंडीशन, तो वेरिएबल यहाँ पे कौन बचा, वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम है। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे 2 वॉल्यूम के रेंज के बीच में, V1 से V2 के बीच में, ठीक है। तो ये R और T दोनों बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। और ये हो जाएगा इस तरह से d ln V, ओके। ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, ओके। और ये W यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे हम RT, और ये जब इसका इंटीग्रेशन लिया तो ये हो गया V1 बाय V2 यहाँ पे, क्लियर है इतना, ठीक है। V2 बाय V1 यहाँ पे हो जाएगा, ओके। और इसके बाद जो है आपको हमने फर्स्ट ईयर में सीखा है, क्या लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ये जैसे ही हम लिखेंगे V2 माइनस ln V1 लिखा हमने, तो ये क्या करेंगे इस तरह से, ln है तो ln A माइनस ln B क्या होता है, ln A बाय B, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे V2 बाय V1। तो ये वर्क का फॉर्मूला एक पर्टिकुलर गैस के लिए जिसका वॉल्यूम 2 वॉल्यूम दे रखे हो, उसका टेम्परेचर भी दे रखा हो, तो गैस कांस्टेंट हमें पता ही है, उस केस में अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल ये वाला आप यूज कर सकते हैं अगर सिर्फ वॉल्यूम दे रखा हो वेरिएबल के रूप में और टेम्परेचर दे रखा हो तो, ठीक है। ln का साइन हटाएंगे तो ये तो
अब तो पता होगा आपको ln का साइन हटाना है, लॉग की फॉर्म में लिखने पर हम क्या लिखेंगे 2.303 RT log V2 by V1। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5, या फिर इसे कहे इक्वेशन नंबर 5, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। ये है आपका मेन फॉर्मूला। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट है, ये तो हुआ वर्क। अब अगर ये तो हुआ जब वेरिएबल हो V1 और V2, अगर वेरिएबल P1 और P2 हो तो, और वो कैसे होगा, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। ठीक है, अब जो है यहां से आप निकाल सकते हैं क्या, V1 इधर निकल जाए और P2 इसके नीचे आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये V2 by V1 इज इक्वल टू P1 by P2। ओके, तो आपका यही वाला फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7 W इज इक्वल टू 2.303 RT log ऑफ, ये V2 by V1 किसके बराबर है, P1 by P2 के बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे P1 by P2। क्लियर हुआ ये इतना? ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर सिर्फ प्रेशर दे रखा हो, वॉल्यूम नहीं दे रखा हो, तो उसकी वैल्यू के को यूज करके आप किस तरह से जो है वो वर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है कि अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी हो 2 और टेम्परेचर दे रखा हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है वर्क के लिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, और अगर सिर्फ आपको प्रेशर की वैल्यू दे रखी हो दोनों और टेम्परेचर दे रखा हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है वर्क के लिए। कब? आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, अब निकालते हम कैलकुलेशन फॉर डेल ई, कैलकुलेशन फॉर डेल ई। अब यहाँ पे डेल ई की वैल्यू आइसोथर्मल एक्सपेंशन में 0 होती है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है डेल ई इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। डेल ई इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, जैसे कि हमने जूल लॉ पढ़ा था, ये देखो यहाँ पे जूल लॉ में क्या कहा था कि एनर्जी ऑफ एनी गैस इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही वाला यूज कर रहे हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज यहाँ पे ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो क्योंकि टेम्परेचर तो हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन हमारी क्या है यहाँ पे, आइसोथर्मल है। कंडीशन हमारी क्या है, आइसोथर्मल है, मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जो डेल ई में जो ये E2 माइनस E1 है वो भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, और इसलिए जो है ये डेल ई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन डेल ई इज इक्वल टू 0। ओके, क्यू की वैल्यू कैलकुलेशन फॉर डेल ई, सॉरी कैलकुलेशन फॉर क्यू, कैलकुलेशन फॉर क्यू। ओके, अब क्यू के लिए क्या होता है कि फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमें कहता है कि देखो डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, पर यहाँ पे क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क किसके बराबर, वर्क का साइन क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो डेल ई और ये वर्क उधर ले जाऊंगी
तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आइसोथर्मल के केस में अभी अभी पढ़ा हमने कि डेल ई तो क्या होता है, डेल ई तो होता है हमारा 0 के बराबर, ठीक है। और वर्क की जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है, RT ln V2 बाय V1 के बराबर। तो यहाँ पर Q किसके बराबर होगा, RT ln V2 बाय V1 के बराबर, ठीक है। कैलकुलेशन इसकी ये हो गई। इसके बाद जो है कैलकुलेशन फॉर डेल एच कंप्लीट कर लेते हैं इसको। कैलकुलेशन फॉर डेल एच, डेल एच का जो आपको इक्वेशन मैंने कहा था बहुत जगह यूज आएगा, ये रहा वो इक्वेशन। इसका हम क्या लेते हैं, इसमें चेंज को देखते हैं कि डेल एच में चेंज के लिए अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। और जैसा कि हमें आदर्श गैस के लिए पता है PV इज इक्वल टू RT होता है, अगर इसी में मैं PV के लिए चेंज लिखूं तो ये RT के लिए लिखा जाएगा, पर क्योंकि यहाँ पे R तो कांस्टेंट होता है तो इसको हम जो है वो चेंज में नहीं देख सकते, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, R डेल T लिखूंगी, ठीक है। और इसी को कहाँ पुट कर देना है मैंने, यहाँ पर 1 2 3, ये 3 लिख दूं मैं, 3 और ये 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 2, अब यहाँ पे हमें ये भी पता है कि इसका वैल्यू तो क्या होता है, 0 ही होता है एक्सपेंशन के केस में। तो डेल एच इज इक्वल टू 0 प्लस R डेल T। और आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल कंडीशन में बात हो रही है ये सारी, तो टेम्परेचर जो है यहाँ पर डेल T वो क्या होगा, T2 माइनस T1 के बराबर होगा। और आइसोथर्मल है यानी कि T2 इज इक्वल टू T1 दोनों बराबर होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो डेल एच जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल एच की वैल्यू भी क्या रहती है, 0 रहती है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो ये सब जो है वो वैल्यूज हो गई किसकी, ये सब जो है वैल्यूज हो गई आपके इन सारे, ओके, जो भी आपको कैलकुलेट करने को बोला गया था, वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, इन सब की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट अच्छे से कर ली, ठीक है। ये Q की वैल्यू हो गई, इसके बाद जो है यहाँ पे ये आपकी वैल्यू हो गई E की, ठीक है। तो हमने ये चारों के चारों वैल्यू आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए कैलकुलेट कर ली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर। तो चलो ये था आइसोथर्मल एक्सपेंशन का केस। नेक्स्ट केस पढ़ेंगे हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में किस तरह से जो है वो W की वैल्यू होती है, क्या होती है, डेल एच डेल ई Q की वैल्यू, राइट। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।